अध्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ सामूहिक जीवन के लिए व्यवस्थापन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम जानते हैं कि बहुत सारी क्रियाकलाप हम करते हैं, घूमने जाते हैं, है ना? घूमने जाते हैं, साथ ही हम आप सैर सपाटे के लिए जाते हैं, यार दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, माँ बाप के साथ भी घूमने जाते हैं, विद्यालय की तो पिकनिक भी जाती है ना? हाँ बच्चों, तो हम आप जो हैं हर हाल में घूमने जाते ही हैं, है ना? हाँ, और जब हम आप घूमने जाते हैं तो हमें और आपको है और उसके लिए व्यवस्थापन भी करना पड़ता है ना व्यवस्थापन करना। तो हमें और आपको चाहिए कि हमें और आपको व्यवस्थापन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। व्यवस्थापन करने से हमारा जो कार्यक्रम है, भले पिकनिक का हो, सैर सपाटे का हो, आना और जाना हो, हमें हमेशा जो है महत्वपूर्ण होता है, हमारी मदद करता है ना बच्चों? जैसे मैं आप सभी को एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखा रहा हूं कि आयशा और एमिली, इन तीनों के माता-पिता ने गर्मियों की छुट्टी में सैर पर जाने का कार्यक्रम बनाया। स्थापन श्रद्धा, आयशा और एमिली, इन तीनों के माता-पिता ने गर्मी की छुट्टी में सैर पर जाने का निश्चय किया। उसके लिए उन लोगों ने एक विशेष वाहन का प्रबंध भी किया। शहर पर निकलने वाले सभी सवेरे से बहुत समय तक बस की राह देखते रहे, परंतु वह नहीं आई। टेलीफोन से पूछने पर पता चला कि सब लोग कहाँ एकत्र होंगे, यह बस के चालक को मालूम नहीं था। बस आने के बाद सब लोग सैर पर निकल पड़े। अब इस पाठ्यांश के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारा व्यवस्थापन विधिवत नहीं था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पारिवारिक सैर में अव्यवस्था हुई है? क्यों? ऐसी अव्यवस्था दूर करने के लिए तुम कौन सा उपाय बता सकते हो? हम कहते हैं बच्चों कि एक बार अगर गलती हो गई तो उसे हमें सीख लेना चाहिए। उसके आगे है बच्चों, बताओ तो। सर ये आगे नहीं जा रहा है अभी। उसका न्यूनतम व्यवस्थापन करना आवश्यक होता है। व्यवस्थापन का अर्थ है हम कोई भी काम कब, कहाँ, कैसे और किन लोगों की सहायता से करने वाले हैं, इसका प्रारूप तैयार होना चाहिए। बशर्ते हम जिसे जो जिम्मेदारी, जो कार्य सौंप रहे हैं, वह उसे जिम्मेदारी से निभाए, उसमें आलसपन न लाए, उसमें लापरवाही ना बरते, अन्यथा तो भी अव्यवस्था हो ही जाएगी। व्यवस्थापन हमारा सुदृढ़ नहीं होगा और कार्यक्रम की रूपरेखा व्यवस्थित नहीं होगी। तो व्यवस्थापन के बहुत सारे भी फायदे भी हैं। इससे हमारा कार्य समय पर होगा, हमारा कार्य निश्चित होगा, हमारा कार्य स्वाभाविक है कि सफलता तक पहुंचेगा। हमें आपको भी, जैसे एक छोटा-सा उदाहरण हम ले लेते हैं। बच्चों, हमारी भी पिकनिक जाती है। महानगर पालिका अपने विद्यालय के छात्रों को चौथी और 8वीं या ऐसे करके और भी कक्षाओं का सैर सपाटा के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। उसके लिए भी देखो 1 महीने पहले से ही सब तैयारी चलती है। विद्यालय में बस आती है, हम बैठ कर जाते हैं, कहाँ जाएँगे पहले, वहाँ हमें क्या देखना है, वहाँ देखकर हम लंच कहाँ लेंगे, डिनर कहाँ
टी कहाँ लेंगे, इत्यादि बातें, भोजन कहाँ ग्रहण करेंगे, ये सब व्यवस्थाएं की जाती हैं और करना भी चाहिए। तभी हमारा नियोजन सफलतापूर्वक पूर्ण होता है और अंत में हम सभी समय अनुसार वापस अपने विद्यालय सुरक्षित रूप से आ जाते हैं। आते हैं ना? हाँ, इसीलिए हमें व्यवस्थापन करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए। इससे समय की बचत होती है और कार्यक्रम आसानी से हो जाता है और कार्यक्रम में हमें हमेशा सफलता भी मिलती है। उसके बाद है बच्चों, यदि घर पर किसी सगे संबंधी को भोजन के लिए बुलाया गया हो, तो उसके लिए भी व्यवस्थापन करना होता है ना बच्चों? जैसे मामा-मामी आ रहे हैं, अंकल-आंटी आ रही हैं घर में, तो कौन-सा भोजन बनाया जाए? पनीर की भाजी बनाई जाए, कि सूखी सब्जी बनाई जाए, कि तरकारी जो एक शब्द है, गीली सब्जी, रसेदार, उसे बनाई जाए, चावल, रोटी, पूरी भी खीर-बखीर बनाया जाए, है ना? हाँ। स्वाभाविक है हम तैयारी करते हैं और हम भी नहा धोकर अच्छे से रहते हैं, कैसे उनका स्वागत करना है इत्यादि तमाम बातों का हमें ख्याल पहले से रहता है। इसमें भी एक उदाहरण है, कल जैसे मुझे विद्यालय जाना है 7 बजे, है ना बच्चों? हम लोग विद्यालय आते हैं, सुबह ही इतने बजे उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, है ना? हाँ। दातुन करते हैं, दंत मंजन करते हैं, है ना? फिर अपना सब बस्ता वगैरह रात को ही लगा लेते हैं, यूनिफ़ॉर्म वगैरह रख लेते हैं, किस-किस विषय का समय है, टाइम टेबल है, उसी अनुसार हम अपना नियोजन पहले से ही करके रखते हैं। करना भी चाहिए, तभी हम समयानुसार व्यवस्थित ढंग से विद्यालय जाएँगे और हमें आपको इसका ख़्याल भी रखना चाहिए। इसी ढंग से क्या तुम जानते हो, यदि पढ़ाई का व्यवस्थापन करें तो पढ़ाई भी उत्तम हो सकती है ना बच्चों? देखो वही बात आ रही है। इसे कैसे किया जाए? प्रतिदिन अपने पढ़ने का समय निर्धारित करो, उसका कड़ाई से पालन करो। निर्धारण करना अलग बात है, अपनाना अलग बात है। दोनों बातों को जब हम साथ लेकर चलेंगे, सिर्फ नहीं-नहीं मुझे 4 बजे पढ़ना है, कह दिए से नहीं होता है कहने से। हमें 4 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है। स्वाभाविक है आपको उस समय तक तैयार हो जाना है अध्ययन अध्यापन के लिए। बस खाली जाने दो आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे, आलस्य आएगा। तो कार्यक्रम हमारा नहीं हो पाएगा अध्ययन अध्यापन का। उसके लिए भी हमें आपको नियोजन करना चाहिए। प्रति सप्ताह जो काम करने हों उसकी एक सूची तैयार करो। उदाहरण, परिसर अध्ययन के प्रकरण 3 का अध्ययन अथवा गणित विषय में भिन्नों के जोड़ तथा घटाव के प्रश्न हल करना इत्यादि। जैसे हमारा ऑनलाइन का ही कार्यक्रम चल रहा है, तो 1 दिन पहले ही ज़ूम मीटिंग पर हमें सूचना दे दी जाती है ना? आईडी व्हाट्सएप कर दी जाती है और हम आप उससे पहले ही तैयार होकर बैठे रहते हैं और अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम को गतिशीलता देते हैं समय अनुसार, है ना बच्चों? ठीक यही व्यवस्थापन, यही नियोजन हमें अपनी दिनचर्या में भी करनी चाहिए। वह फिर कुछ भी हो, दिनचर्या, भोजन लेना, अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम, आना-जाना, उठना, बैठना, सोना, खाना-पीना सब व्यवस्थित रहता है। तो हमें व्यवस्थापन से ही कार्य करना चाहिए। उसके आगे है बच्चों, निर्धारण के अनुसार इस सूची के सभी कार्य पूरे करना। प्रत्येक विषय की पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय रखना। जो विषय कठिन लगता हो, उसकी पढ़ाई से बचना नहीं, बल्कि उसकी पढ़ाई पहले करना। स्वाभाविक है, बच्चे जो होते हैं, वह कुछ विषयों को नज़रअंदाज करते हैं। अरे! यह मुझे नहीं आता है, छोड़ दो मुझे नहीं करना है इसको, बहुत बोरिंग है। नहीं, उन विषयों को आप पहले लो, है ना? कहा भी जाता है कि जिस विषय में हम कमज़ोर हैं, पहले उस पर हमारा पूरा फ़ोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तभी उस विषय के प्रति हमारे अंदर लगाव पैदा होगा और हम उस कार्य को कर जाएँगे, निश्चित कर जाएँगे। लेकिन हम भागेंगे, तो वह कार्य हमारा रुक जाएगा हमेशा के लिए। जो विषय कठिन लगता है उसकी पढ़ाई से बचना नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई पहले करना चाहिए। यदि खाली समय मिले तो उसी कठिन विषय को पढ़ाई करना चाहिए। स्वाभाविक है, गुरुजी, शिक्षक-शिक्षिकाएँ हमें गृह कार्य देते हैं।
ठीक है, गृह कार्य हमने ले लिया, घर आए भूल गए, आलस किए, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अपना नियोजन बना लें कि जैसे ही हम घर जाएँगे, तैयार होंगे, फ्रेश होंगे और बैठकर 1 घंटे में ही पूरा गृह कार्य कर लेंगे, अध्ययन-अध्यापन का कार्य कर लेंगे। देखो, निश्चित है आप उस कार्य को में सफलता पाएँगे ही। खेलते, टीवी देखने, सोने तथा आराम के लिए भी विशेष और निश्चित समय निर्धारित करना, परंतु उतना ही समय उन सभी को देना, है ना? जैसे हम निश्चय कर लेते हैं 8 बजे हमारा कार्यक्रम आने वाला है कार्टून का मान लो, ठीक है, मैं 8 बजे कार्टून देखूँगा, उसके लिए बच्चे बराबर तैयार रहते हैं, है ना बच्चों? हाँ, तो जैसे उसके लिए आप तैयार रहते हो कार्टून देखने के लिए, ठीक वैसे ही आप अपना भी नियोजन बनाइए कि इस कार्यक्रम से पहले मैं गृह कार्य कर लूँगा, इस कार्यक्रम के बाद मैं अध्ययन-अध्यापन का कार्य कर लूँगा, है ना? ऐसे भी आप नियोजन बना सकते हैं, स्वयं भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते आप? दिनचर्या का नियोजन होना ही चाहिए। इतने बजे मुझे सोना है, सोना ही चाहिए उतने बजे, इतने बजे तक मुझे भोजन कर लेना है। समय, समय पर यदि कार्य किया जाए, तो वह कभी अधूरा नहीं रहता। समय का चूका हुआ आदमी कभी भी जीवन में सफलता नहीं पाता है बच्चों। समय पर काम कर गया, वो कर गया, जो समय गुज़र गया, वह दोबारा हमें कभी हासिल होने वाला नहीं है। उसके बाद है बच्चों, बताओ तो, अपने वर्ग के व्यवस्थापन के लिए तुम्हें कौन-सा काम आवश्यक लगते हैं? इन कामों को पूरा करने के लिए अपना वर्ग प्रतिनिधि तुम कैसे चुनोगे? वर्ग की स्वच्छता ठीक हुई कि नहीं? वर्ग में खड़िया डस्टर है या नहीं? इसकी नियमित रूप से जाँच करने की ज़िम्मेदारी अथवा श्याम पट पर सुविचार लिखने, वर्ग में अनुशासन रखने जैसे काम हम वर्ग प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं। आपको मालूम होगा बच्चों, कक्षा में मॉनिटर कहते हैं, है ना? वो व्यवस्थित रखता है सब, हमारी कक्षा में स्वच्छता है कि नहीं? सभी साफ-सफाई से छात्र-छात्र आए हैं कि नहीं, गणवेश में हैं कि नहीं, है ना? हाँ, और अगर इसमें कहीं कमियाँ पाई जाती हैं, तो वह अपने गुरुजी को बताता है, स्वच्छता करने वाले सफाई कर्मचारियों को सूचना देता है या अभी तो आजकल कंप्लेंट बॉक्स बना हुआ है, शिकायत पेटी, जिसमें हम आप शिकायत के माध्यम से भी पत्र डालते हैं और मुख्य शिक्षिका उस पर ध्यान देती हैं, है ना? तो ये सब है, होना भी चाहिए। नियोजन, आज मॉनिटर नहीं आया है, तो उसका सहकर्मी कौन है, उसका प्रतिनिधि कौन है, वह उसे ज़िम्मेदारी को निभाता है और निभाते ही हैं हम आप, हमेशा निभाते हैं। पाठशाला व्यवस्थापन समिति में अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय स्तर पर कुछ अन्य तज्ञ तथा विद्यार्थी प्रतिनिधियों का समावेश रहता है। विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों की कठिनाई का भी समिति अध्ययन करती है। हर विद्यालय में समिति होती है बच्चों, रहती है, पालक सभा होती है, उसमें भी पूछा जाता है कि आपकी क्या समस्या है, बच्चे की क्या समस्या है, तो दोनों को सुनकर उस पर चर्चा परिचर्चा के माध्यम से निराकरण किया जाता है। होता है। संस्थाएँ बनी हुई हैं सब, समितियाँ बनी हुई हैं, उनकी सभाएँ होती हैं, एसएमसी कहते हैं उनको, है ना? खर्च का भी लेखा-जोखा होता है, परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, इस पर भी नियोजन होता है और आजकल तो देख रहे हो कि विद्यालय बंद है, तो वर्कशीट लेना है, व्हाट्सएप के माध्यम से, संदेश के माध्यम से हम आप एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं कि कल आ जाइए, परसों आ जाइए और वर्कशीट लेकर जाइए और वर्कशीट इतने दिन में जमा कीजिए, है ना? तमाम बातें हैं, तो इन पर भी हमें आपको ध्यान रखना चाहिए। दोपहर के भोजन तथा सरकारी आदेशों के पालन सहायता करती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के उत्तम विकास के लिए पाठशाला व्यवस्थापन समिति के शिक्षक तथा अभिभावक एक-दूसरे की सहायता करते हैं। स्वाभाविक है, जब हमारी समस्याओं का निराकरण होगा, तो वह सहायता में ही परिवर्तित होता है, होना भी चाहिए। उसके आगे है बच्चों, जैसे बताओ तो, चित्र देखिए, 2 लोग हैं, एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों सड़क पार कर रहे हैं, है ना? और उसी सड़क में उनके बाईं तरफ देखिए आप सभी, एक दुर्घटना हुई, हुई है ना? हाँ, तो सड़क पर दुर्घटनाएँ क्यों होती हैं? यातायात के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? इत्यादि बातों की जानकारी हमें आपको
पुस्तकों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, संचार साधनों के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से पाठशाला में अनुशासन सिखाया जाता है। अनुशासन व्यवहार में पालन करने की हमारी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और करते भी हैं हम आप। क्यों नहीं करते हैं? करते हैं, है ना? मान लीजिए हम छोटे हैं तो हमारे माँ-बाप आते हैं हमें विद्यालय में लेने के लिए, नहीं तो हम अकेले जाते हैं और व्यवस्थित ढंग से जाते हैं। लोगों को, समाज को यह लगना चाहिए कि हम पाठशाला जाते हैं, वहाँ कुछ न कुछ हम जीवन में प्रतिदिन अध्ययन, अध्यापन के अंतर्गत सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझते हैं, व्यक्तिगत रूप से समझते हैं, होना भी चाहिए। प्रत्येक पाठशाला सदैव निश्चित समय पर ही क्यों शुरू होती है? पाठशाला के सभी विषयों की समय सारणी क्यों बनाई जाती है ना बच्चों? हाँ, क्यों बनाई जाती है? जिससे कार्य जो है वह हमारा निश्चित समय पर पूर्ण हो और वह रोचक हो, है ना? अभिरुचि निर्माण हो उसमें, रुचि निर्माण हो, लगाव पैदा हो, है ना? ऐसे ही नहीं बस नियोजन बना लिए, कुछ भी आए हो गया, ऐसा नहीं। ऐसे बनाइए नियोजन जिसमें हमारा आपका अवधान और अभिरुचि दोनों शामिल हो, ध्यानपूर्वक, है ना? हुँ। सड़क पर वाहन सदैव बाईं ओर से क्यों चलाए जाते हैं? ऐसे प्रश्न तुम्हारे मन में आते होंगे। मान लो पाठशाला शुरू होने का कोई निश्चित समय साधन ना हो तो क्या होगा? स्वाभाविक है, बहुत कुछ सोच सकते हैं हम आप, है ना? जानकार हैं, सोचेंगे ही। मान लो कोई भी कभी पाठशाला आएगा और घर चला जाएगा, इसके कारण यह भी समझ में नहीं आएगा पढ़ाई कब करनी है। यदि पढ़ाई में कोई समय सारणी ना हो तो प्रत्येक विद्यार्थी अलग-अलग पुस्तकें, कापियाँ लेकर विद्यालय में आए होंगे। आजकल तो बोझा, बस्ते का बोझा भी नापा जाता है बेटा, मापन किया जाता है उसका, उसके ज़्यादा ना हो। गुरुजी भी हमें आपको कहते हैं, जो समय सारणी दी गई है, उसी के अनुसार जो है पुस्तकें और कॉपी लेकर आइए, है ना? हाँ, या जैसे पानी की बोतल है, तो घर से अगर उबाला हुआ पानी है तो ठीक है, अन्यथा हमारे यहाँ भी पानी जो है शुद्ध है महानगर पालिका की शालाओं में, है ना? स्वच्छता के भी उपकरण रखे हुए हैं सब, उनसे भी है सब कुछ, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। नहीं तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, बच्चों को ऐसे चलते हुए कि इतना बोझा उनके ऊपर हो जाता है कि वो खुद ही चल नहीं पाते हैं, है ना? ये इस ज़िम्मेदारी को भी सभी ने समझा, सरकार ने समझा, महानगर पालिका संस्था ने समझा और इसके पर भी उन्होंने ध्यान दिया, है ना? देना भी चाहिए और हम आप उसका पालन भी कर रहे हैं। आज देखिए बोझा रहित है सब कुछ, है ना? बस्ता हमारा हल्का है ना बेटा? हाँ। नियमों के निर्माण से प्रत्येक व्यक्ति को एक दिशा प्राप्त होती है। नियम, नियम बनते हैं हर बात के लिए, हर विचार के लिए, किंतु उनका पालन करना हमारी ज़िम्मेदारी है। नियम बन गया है, ठीक है, लेकिन हमने पालन नहीं किया, तो गलती नियम बनाने वाले की नहीं है, नियम लाने वाले की नहीं है। नियम हमें और आपको स्वेच्छया पालन करना चाहिए। इस बात का विश्वास प्राप्त होता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति नियम के अनुसार ही व्यवहार करेगा। उदाहरण, सड़क पर वाहन चलाते समय प्रत्येक व्यक्ति बाईं ओर से ही जाने वाला है, इसकी जानकारी होने के कारण हम भी निश्चित होकर वाहन चला सकते हैं। परंतु सामने वाला व्यक्ति, यदि चालक बाईं ओर से आने वाला है या दाहिनी ओर से, यदि हमें यह न ज्ञात हो तो वाहन चलाते समय हम स्वयं असमंजस में पड़ जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे ध्यान दो बच्चों, हम आप कभी पैदल चलते हैं, तो अगर वो दाएँ से आ रहा है, तो हम बाएँ जाने की कोशिश करते हैं। फिर अगर वो दाएँ आता है, तो हम बाएँ हो जाते हैं और पता चलता है दोनों दोनों में से लड़ जाते हैं, कभी-कभी टकरा जाते हैं या एक को रुक जाना पड़ता है, तो वह अपनी रास्ते को बदल देता है। होता है, स्वाभाविक है। कभी हम आप रास्ता पार करते हैं, पता चल रहा है कि बहुत तेज़ आ रही है और हम रास्ता भाग के तो आधा पार कर लिए, किंतु आगे भी वाहन है, तो हमें वहाँ खड़ा होना पड़ता है और समझदारी भी यही है। ठीक है, हमने एक भूल कर दिया, वाहन आ रहा था, मैं भाग के सड़क तो पार कर लिया, किंतु दूसरा वाहन आ रहा है, तो वहाँ हमें नहीं करना चाहिए। वहाँ हमें सुरक्षित रूप से बीच में जो डिवाइडर बना हुआ है, वहाँ हमें खड़ा हो जाना चाहिए। वैसे तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, जब तक पूरी सड़क खाली ना हो, तब तक हमें रोड पार नहीं करना चाहिए और हाँ, जहाँ भीड़-भाड़ होती है, वहाँ सड़कों पर लोगों के लिए क्रॉसिंग हेतु रास्ते बने हुए हैं, हमें उन्हीं नियमों के अंतर्गत वहीं से सड़क पार करना
चाहिए। जब सिग्नल ग्रीन हो तभी हमें यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, वहां पार करनी चाहिए, सड़क चलना चाहिए। सिग्नल हमारा रेड है तो हमें भी उसका पालन करना चाहिए, है ना? हाँ बच्चों। समाज में कोई अव्यवस्था ना हो, हमारा सामूहिक जीवन सरल ढंग से चलता रहे, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। पहले से नियम समाज में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार बनाए जाते जाते थे। अब सरकार बनाती है। स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश ने अपना संविधान तैयार किया। हर पुस्तक में संविधान संबंधित जानकारी दी गई है ना बच्चों? कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक मूलभूत अधिकार हैं, उनकी भी है हमें जानकारी, है ना? और प्लस जो कुछ भी नियम बने हैं, जिस भी क्षेत्र में बने हैं, उनका हमें आपको पालन करना चाहिए। जैसे एक छोटा-सा उदाहरण मैं दे दूँ, शोर नहीं करना चाहिए। चिल्लाना नहीं चाहिए। जैसे हॉस्पिटल के बगल से हम गुज़र रहे हैं, तो हॉर्न ना बजाएँ या कोई समारोह वगैरह ना करें या विद्यालय चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बगल की क्लास में गुरुजी पढ़ा रहे हैं और उस क्लास में जो है शोर-शराबा हो रहा है, ऐसा भी ना हो। या प्रथम मंज़िले पर जो है कोई कार्यक्रम चल रहा है, ढोल नगाड़ा बज रहा है, उनका अपना कार्यक्रम है, लेकिन हमारा अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस दिन हमें भी जो है सावधानी बरतना चाहिए और उसकी आवाज़ को थोड़ा कम कराना चाहिए या हमें भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए, है ना? इसीलिए सामूहिक कार्यक्रम रखे जाते हैं विद्यालय में, जिससे अध्ययन अध्यापन का कार्य अव्यवस्थित ना हो, सुचारू रूप से समयानुसार सब कार्यक्रम रखे जाते हैं और वो पूर्ण भी होते हैं। स्थानीय स्तर पर चलने वाला प्रशासन स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाता है। स्थानीय संस्थाएँ भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी है, संस्थाएँ भी हैं, उनमें भी कार्यक्रम सब होते हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है, उनकी अपनी पद्धति होती है, उनका अपना समय सारणी होता है विद्यालय खोलने का, बंद करने का, है ना? हाँ, तमाम बातें हैं, सबके लिए कुछ न कुछ नियम है, जिसका हमें आपको स्वीकार करना होता है, जिसे हमें आपको मानना होता है। बताओ तो, तुम्हारे क्षेत्र में कौन-सी स्थानीय संस्था काम करती है? इसकी जानकारी प्राप्त करो। तुम्हारे घर अथवा विद्यालय के आस-पास उनसे संबंधित नाम पट, वार्ड का नाम, नगर सेवक, महापौर, सरपंच आदि के निवास, ग्राम पंचायत का कार्यालय इत्यादि है। क्या इन्हें खोजो? मालूम होना चाहिए हमें, हमारा विद्यालय स्वयं किस वार्ड में है ना? किस क्षेत्र में है? विद्यालय का नाम क्या है? तमाम बातें, है ना? करना भी चाहिए हमें आपको। जैसे चित्र को देखो आप लोग, कुएँ पर पानी भरती हुई स्त्रियाँ, यह हमें आपको चित्र देखकर ही आभास हो रहा है कि यह किसी गाँव का दृश्य है, गाँव की पिक्चर है ना? हाँ, क्योंकि मुंबई जैसे शहरों में कुएँ तो है ही नहीं, है ना? जहाँ स्त्रियाँ पानी भरती हों। तो यह गाँव का चित्र है, वहाँ भी देखो स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, पानी कैसे निकाला जा रहा है, पानी कैसे लेके जा रहे हैं, इस किस गाँव का चित्र है, किस जिले का चित्र है, किस तहसील का चित्र है, इत्यादि बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा चित्र है हमारे पास उद्यान का। उद्यान, जिसे हम आप नियमित रूप से सुबह या शाम या हफ्ते में भी जो भी हमारा नियम होगा, समय होगा, उसमें हम वहाँ जाते हैं, खेल-कूद करते हैं, है ना? हँसी करते हैं, है ना? फ्रेश होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, है ना? एनर्जाइज़र करते हैं, योग करते हैं, है ना? हाँ, आनंद उठाते हैं। बच्चों के साथ या मित्रों के साथ हम मिलते हैं वहाँ, तमाम बातें। यह एक शहर का चित्र है, इसमें भी हमें आपको सोचना चाहिए कि हमारे विद्यालय के आस-पास कहाँ ऐसा है, हमारे घर के आस-पास कहाँ है या हम कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, है ना? तमाम बातें हैं। उसका भी है, समय सारणी क्या है, कितने बजे से उद्यान खुला रहता है, कितने बजे बंद होता है, कितने बजे तक हम खेल सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें आपको अनुशासन का वहाँ भी पालन करना है। जैसे अस्वच्छता नहीं करनी है, स्वच्छता के नियमों का पालन करना है। नियम और अनुशासन जो भी हैं, उनका हमें आपको सहजता से पालन भी करना होता है।
और वहां जाकर हमें आपको सिर्फ आनंद ही लेना है, किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा न उत्पन्न हो, ऐसा हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। है ना बच्चों? जैसे फिर तीसरा चित्र दिया हुआ है, बिजली के खंभे। बिजली के खंभे और बगल में देखिए उसके पीछे जो है शैडो, उसमें बड़ी-बड़ी इमारतें दिख रही हैं। यह भी हमें सोचना चाहिए, यह किसी शहर का है चित्र और कार भी दिख रही है। वहाँ 2 लोग हैं जो रोड पर बातें कर रहे हैं। तो यह किस शहर का चित्र है? कहाँ ऐसा हमने देखा है? ठीक है, इससे मिलता-जुलता चित्र भी हमारे यहाँ कहाँ है? हम रात में कभी निकले होंगे माँ-बाप के पिताजी के साथ या मम्मी-डैडी के साथ, तो वो हमने कहाँ देखा है ऐसा? ऐसी रोड पर लाइटें कैसे जलती हैं? कौन जलाता है इनको? वह कौन-सी संस्था है जो कार्य करता है ना? तमाम बातें, है ना? अगला चित्र है स्वच्छ, महानगर का पूरा कचरा एकत्र करने वाला वाहन। इस चित्र के माध्यम से हम आप देख सकते हैं, आजकल हमारे यहाँ भी, आप लोगों के यहाँ भी घंटा गाड़ी आती है, घंटे बजाती है ना? अब उसका नाम हो गया है, वो स्पीकर लगाते हैं और बताते हैं कि स्वच्छता की गा और नियमित समय पर आती है वो, स्वच्छता की गाड़ी आ रही है, सब लोग कचरा डब्बा जो है आपका लेकर आ जाइए और सभी लोग जो है अपने-अपने घर से निकल कर उसमें कचरा डाल देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इससे जो है गंदगी नहीं फैलेगी। दैनिक जीवन की बहुत सी वस्तुओं के लिए हमें हम अपने परिवार अथवा पड़ोस के अतिरिक्त कुछ अन्य तथा बाहर के लोगों पर निर्भर होते हैं। पीने, स्वच्छता, खेती और पशुओं के लिए भी हमें पानी की तथा अपने परिसर में प्रतिदिन एकत्र होने वाले कूड़े कचरे की सफाई की भी आवश्यकता होती है। होती है ना? होना भी चाहिए और रहती भी है। सड़कें बनाना, उन पर पर्याप्त प्रकाश होना, पाठशाला, अस्पताल, सार्वजनिक उद्यान जैसे विभिन्न आवश्यकताएँ भी होती हैं। उन सभी की पूर्ति का उत्तरदायित्व अपने क्षेत्र की स्थानीय शासन संस्था पर होती है। इसके लिए स्थानीय निवासी ही अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन संस्था में भेजते हैं। जैसे हमारे बगल में अगर उद्यान चाहिए बच्चों के लिए, तो हम अपने नगर सेवक के माध्यम से इस बात को उठाते हैं। वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से उठाते हैं, वार्ड ऑफिसर से मिलते हैं, है ना? उसका भी एक नियम है, आपको किस नियम के अंतर्गत कैसे-कैसे आगे बढ़ना है और वहाँ जो है, उस पर विचार करती है संस्था। फिर जो सरकारी ज़मीन होती है, उस पर वह उसका निर्माण करते हैं, है ना? स्वाभाविक है, करना भी चाहिए। हमें जो हमारा मूलभूत अधिकार है, बच्चों का भी, माँ-बाप का भी, समाज का भी, परिवार का भी, उसके लिए हमेशा संस्थाएँ अग्रसर होती हैं और उन पर विचार करके उस कार्य को वह पूर्ण करती हैं। जैसे हमारी मान लीजिए जहाँ हम रहते हैं, वहाँ की रोड की लाइट जो है नहीं है, अंधेरा रहता है, तो हम शिकायत करते हैं उसकी और उस शिकायत पर वहाँ का जो प्रतिनिधि है, जो संस्था है, वह आगे आती है और वहाँ बिजली की व्यवस्था होती है, लाइट के खंभे गड़ते हैं और उसपे हमें रोशनी मिलती है। या जैसे सड़क नहीं है, मुझे जाने-आने में हमेशा परेशानी होती है, हम आपको दोनों जन को, तो उसके लिए भी हम वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे मिलते हैं कि हमारे यहाँ भाई एक रास्ता नहीं है। तो वो देखिए आजकल तो डामरीकरण नहीं बल्कि सीमेंट से बनाया गया है, हर जगह है, गली-गली में सीमेंट का रोड बना हुआ है ना? स्वाभाविक है, करती हैं कार्य संस्थाएँ, बशर्ते हमें आपको नियमों में रहकर उसे आगे आकर करवाना चाहिए और हम आप करते भी हैं, है ना? जैसे अभी देखिए कचरा रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है ना? तो पहले सब सड़क वगैरह पे ऐसे ही फेंक देते थे या अपने घर के आजू-बाजू में कूड़ा-करकट डाल देते थे। तो इसकी भी समस्या का निराकरण हुआ, है ना? स्वच्छता की जो गाड़ी है, वह आती है कचरा ढोने के लिए, कचरा गाड़ी, घंटा गाड़ी, है ना? वह आती है निश्चित समय पर और हम उसमें अपना कचरा डाल देते हैं और वह लेकर उसे जाकर जहाँ उन्हें रखना है, डंपिंग ग्राउंड कहते हैं उसको, वहाँ ले जाकर वो उसे रख देती है। तो इससे स्वच्छता बढ़ी। अन्यथा मान लीजिए वहीं कचरा पेटी रख दें,
उसी में सब कचरा डालेंगे, मक्खियाँ उड़ेंगी, बीमारियाँ फैलेंगी, अशुद्धता फैलेगी, दुर्गंध आएगी। इन सब का भी निराकरण हुआ, है ना? होना भी चाहिए और करती भी है संस्थाएँ, सरकार करती है। हमारी महानगर पालिका तो बहुत कुछ कर रही है ना? जैसे हमें आपको ही सिखाया जाता है, विद्यालय में हम अल्पाहार लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, है ना? तो अगर मान लीजिए मैं नहीं खा पाया, वैसे तो उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें, लेकिन अगर फिर भी बच गया है, तो हम उसे क्या करते हैं, इधर-उधर फेंक देते हैं क्या? नहीं, डब्बे में डाल देते हैं, कूड़ेदान जो है उसमें डाल देते हैं, है ना? हाँ, और इसका नियम पालन करना चाहिए हमें आपको। स्वच्छता सबसे अच्छी और अगर हम एक भी नियम अपने जीवन में पालन कर सके, तो यह उम्मीद करनी चाहिए कि हम सरकार की, संस्था की, समाज की, परिवार की हर नियम को मानेंगे, हर नियम को अपनाएँगे, है ना? करते भी हैं हम आप, नियोजन करते हैं उसका, समय होता है हमारा आपका, व्यवस्थापन होता है, तभी कार्य जो है वह पूर्ण होता है ना? घर में भी हम रखते हैं कूड़ेदान, उसमें भी हम आप कचरा डालते हैं। क्या घर में ऐसे ही सब फेंक देते हैं क्या इधर-उधर? नहीं। जैसे हम अपना घर स्वच्छ रखना चाहते हैं, वैसे मैं अपना परिवेश स्वच्छ रखना चाहता हूँ। वैसे मैं अपना जिस परिवेश में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, उसे स्वच्छ रखना चाहते हैं। वैसे नगर पालिका को स्वच्छ रखना चाहते हैं, वैसे सरकार के स्वच्छता रखना चाहते हैं, समाज को, तहसील को, जिले को, गाँव को, देश को स्वच्छ रखना चाहते हैं, है ना? और उसका हमें स्वयं आगे आकर पालन करना चाहिए। दीप से दीप जलाए जाते हैं, तो हम आगे बढ़ें। अगर मान लीजिए 10 लोग रह रहे हैं हमारी चाली में, हमारे अगल-बगल में, तो मैं अगर स्वच्छता के नियमों का पालन करूँ, तो वो लोग भी करेंगे। जैसे सामने ही पानी फेंक देना, कपड़े धोना, मैं करूँगा तो बगल वाला भी करेगा। नहीं, मेरा पड़ोसी जो है, अगर वह अच्छा है तो वह मुझे समझा सकता है, लेकिन अगर वह कर रहा है, तो मुझे उसे समझाना चाहिए, ना कि वह कपड़ा धो रहा है बाहर बैठ के तो मैं भी धो दूँ, मैं भी गंदगी करूँ। नहीं, हमेशा अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए, कुछ भी हो, हमेशा। हमने क्या सीखा? इस पाठ के माध्यम से हमने कुछ मुख्य बातें सीखी हैं, जिन पर हम आप चर्चा कर रहे हैं। कोई भी काम करने के लिए कम से कम व्यवस्थापन आवश्यक है। व्यवस्थापन, नियोजन होना ही चाहिए, न्यूनतम आवश्यक, बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है नियोजन। नियोजन से ही हमारे सब कार्य समयानुसार पूर्ण होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। सामूहिक कामों के लिए विस्तृत प्रारूप बनाना आवश्यक है। जैसे सामूहिक कार्य, हम कोई भी सामूहिक कार्य कर रहे हैं, जैसे एक छोटा-सा उदाहरण ले लीजिए, घर में अगर मैंने पूजा रखा है, तो उसका नियोजन क्या होगा? कब होगी पूजा? कितने बजे होगी? कौन-सा पंडित कराएगा? कौन-सा पुजारी कराएगा? कौन-कौन से सामान लगेंगे? किन लोगों को बुलाना है? कैसे बुलाना है? कार्ड छपवाना है? तमाम बातों का हम सब नियोजन करते हैं, है ना? जैसे हमें आज मम्मी-पापा के साथ अपने मामा के घर जाना है, सुबह कितने बजे उठना है? कौन-सा कपड़ा पहनना है कि मैं अच्छा दिखूँ, अच्छा लगूँ, है ना? कितने बजे निकलना है? कौन-सी गाड़ी पकड़ना है? ओला से जाना है? यात्रा कैसे प्रारंभ करनी है? कितने बजे हम पहुँचेंगे? कितने देर तक वहाँ रहेंगे? कितने बजे मुझे वापस लौटना है? और मैं कितने बजे तक घर जाऊँगा? इत्यादि बातों का भी हम जो है वह नियोजन करते हैं। करते हैं ना बच्चों? और करना भी चाहिए, हमें आपको नियोजन करना चाहिए, तभी हमारा कार्य पूर्ण होगा। प्रारूप के अनुसार काम करने में सुविधा होती है और काम समय पर होते हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, कार्य सुगम रूप से पूर्ण होगा और समय कम लगेगा, बशर्ते उस समय हमें और आपको आलस नहीं करना है। समयानुसार ही हमें कार्य को पूर्ण करना है।
पाठशाला व्यवस्थापन समिति ऐसी संस्था है जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के उत्तम विकास के लिए काम करती है। बहुत अच्छी संस्था है, हर विद्यालय में है, हमारे भी विद्यालय में है, आपके भी विद्यालय में है। इसमें बच्चों संबंधित जो माँ-बाप की समस्याएँ हैं, शिक्षक की समस्याएँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, उन पर चर्चा की जाती है। और चर्चा के माध्यम से पालक भी संतुष्ट होते हैं, शिक्षक भी संतुष्ट होते हैं, छात्र भी संतुष्ट होते हैं, संतोषपूर्ण रवैया अपनाते हैं। होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। कुछ परेशानी छात्रों की हो सकती है, जो हमें ना बता सकें, उनके पालक हमें बताएँगे या हमारी भी कुछ समस्याएँ होंगी, जो हम छात्रों को नहीं बता सकते, लेकिन पालकों से हम चर्चा करके सुलझा सकते हैं। होना चाहिए। सभाएँ हमेशा होनी चाहिए। सामंजस्य बढ़ाने के लिए, कार्य को गतिशीलता प्रदान करने के लिए, छात्र को उत्तम प्रकृति का बनाने के लिए हमें आपको चर्चा परिचर्चा के माध्यम से ही निराकरण निकल सकता है। और सभाएँ होती हैं, इस पर चर्चा होती है, हर विद्यालय में होती है। हमारी भी चर्चा होती है हमारे अधिकारियों के साथ, वह भी एक नियोजन होता है, उसमें भी निराकरण होता है। ऐसे सभी लोग एक-दूसरे से चर्चा परिचर्चा के माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। लोगों को प्रतिदिन की सेवाओं की आपूर्ति करना, लोगों के दैनिक जीवन की कठिनाइयों को हल करना जैसे कार्य स्थानीय संस्था करती है। स्थानीय संस्थाएँ भी होती हैं, उसके प्रतिनिधि होते हैं, लोकल प्रतिनिधि जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे अड़ोस-पड़ोस में रहते हैं। वह भी जो है हमारी जो भी सामाजिक समस्याएँ होंगी, उनका निराकरण करते हैं। जैसे एक छोटा-सा उदाहरण ले लो, परिवार की ही कोई समस्या होती है, तो हम बाहर नहीं जाते, परिवार के लोगों से ही बैठकर उसका निराकरण करते हैं। ठीक वैसे ही सभी कार्य जो है, वह नियोजनपूर्ण होते हैं और जो उसका प्रतिनिधि है, जो संस्था है, वह भी उसे देखती है। जैसे विद्यालय में ही मान लीजिए कोई कमी है, तो उसकी पूर्तता की जाती है। जैसे आपके ही क्षेत्र में, आपके परिवेश में पानी नहीं आ रहा है, पानी की समस्या है, तो उसके लिए भी संस्थाएँ वो आगे आती हैं और सरकार भी मदद करती है और वहाँ पानी की पूर्ति कैसे हो, किस ढंग से हो, कितने बजे हो, इत्यादि बातों को ध्यान में रखकर उन्हें तत्काल सुख-सुविधाओं से संपन्न किया जाता है। जो उनकी मौलिक मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है। हमारा संविधान भी कहता है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। स्वाध्याय का प्रश्न है बच्चों, इसे हम और आप हर हाल में अध्ययन करेंगे, इस पर विचार करेंगे और मैं चाहता हूँ कि इन प्रश्नों को आप स्वयं लिख लीजिए और हर हाल में इसका उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, व्यवस्थापन का पहला चरण, पहली सीढ़ी कौन-सा है? नियम क्यों बनाए जाते हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोई भी काम करने के लिए न्यूनतम खाली जगह भरो आवश्यक होता है। काम करने वालों के बीच खाली जगह बना रहे, इस पर ध्यान देना पड़ता है। लोग स्थानीय शासन संस्थाओं के लिए अपने खाली जगह चुनकर देते हैं, है ना? रिक्त स्थान का भी आप लोग जो है बराबर अध्ययन अध्यापन कार्य कीजिएगा। स्वाध्याय का मतलब ही होता है हमने क्या सीखा, क्या मुझे जानकारी मिली, तमाम बातों को हम स्वाध्याय के प्रश्नों के माध्यम से ही हल कर सकते हैं। स्वयं भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मैंने क्या सीखा, मैं क्या पढ़ा, मैंने मुझे कितनी जानकारी मिली, है ना? तो स्वाध्याय के लिए प्रश्न हमें और आपको नियमित रूप से करना चाहिए। स्वयं भी प्रश्न बनाकर उसका उत्तर लिखना चाहिए। जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, उससे संबंधित जानकारी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ स्वयं ही प्रश्न पूछकर उसका उत्तर स्वयं ही बताना चाहिए, है ना? छोटी-छोटी बातों पर। तो उससे क्या होगा कि मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा। 1 पेज पढ़े, स्वयं 5 प्रश्न बना लो।
है ना? और उन 5 प्रश्नों का आप उत्तर लिखो। देखो आपको उस पेज से, उस पाठ से आपको क्या सीख मिली, कितना आप समझे, करना चाहिए। प्रश्नोत्तर प्रणाली बहुत ही मजबूत है और सुदृढ़ है और कामयाब होती है, ज्ञानवर्धक। ज्ञान मिलता है हमें, प्रश्न का उत्तर हम स्वयं समझें। अत अतिथि को भोजन के लिए नियंत्रित करने पर व्यवस्थापन तुम कैसे करोगे? भोजन के रूप में कौन से खाद्य पदार्थ बनाते हैं? हमने पढ़ा है सब कुछ, है ना? और मैं बताना नहीं चाहता इसको। हाँ बच्चों, आपकी स्वयं बुद्धिमत्ता कितनी है, तो स्वयं जो है समझने की शक्ति कितनी है, तार्किक शक्ति कितनी है, सोचने की कितनी शक्ति है ना? ध्यानपूर्वक अवधान अभिरुचि कितनी है, स्वयं आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर अंदाजा लगा सकते हैं, करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं आ रहा है, तो हम उन्हें छोड़ दें, नहीं, हम फिर से पढ़ेंगे, फिर से याद करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे, मिलेगा, निश्चित मिलेगा। बताओ क्या करोगे? सड़क पार करना है, सार्वजनिक नल से पानी टपक रहा है, पाठशाला के आसपास कूड़ा पड़ा है। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे जो है इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें और इस पर कम से कम 2 या 3 वाक्य लिखना चाहिए और लिखो सभी लोग, लिख कर रखना, है ना? लिखना चाहिए, तब हमें जानकारी होगी सड़क पार करना है, क्या-क्या हमारे दिमाग में आएगा, क्या-क्या हम कर सकते हैं, कैसे करना है। सार्वजनिक नल से पानी टपक रहा है, सबसे पहले तो हम क्या सोचेंगे, फिर हमें क्या करना चाहिए, करने से क्या होगा, है ना? तमाम बातें। तो कम से कम 3 वाक्य आप लिखकर ज़रूर रखिएगा। पाठशाला के आस-पास कूड़ा पड़ा है, दुर्गंध आ रही है, आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा नहीं, मैं 5 वाक्य भी नहीं कह रहा हूँ, 3 वाक्य, है ना? तो इस पर भी हमें आपको लिखना है कम से कम 3 वाक्य, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, अच्छी चीज़ है और अपने शब्दों में। गृह कार्य, गृह कार्य हर अध्ययन अध्यापन कार्य का अंतिम चरण होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। गृह कार्य अवश्य मिलना चाहिए और स्वाध्याय तो हम करेंगे ही। गृह कार्य के भी प्रश्नों को हमें जो है लिखना चाहिए, समझना चाहिए। सार्वजनिक कार्य कौन-कौन से हैं? लिखो। सार्वजनिक कार्य हमने आपने जानकारी किया है, पढ़ा है ना? तो सार्वजनिक कार्य कौन-कौन से हैं? उनकी एक सूची बनाओ, लिखो क्या-क्या है सार्वजनिक कार्य। आपके परिसर में कौन-कौन से सार्वजनिक सुविधाएँ हैं? बताओ। बहुत सी सुविधाएँ हैं हमारे परिसर में, सार्वजनिक। आप एक सूची बनाओ, लिखो उनके बारे में। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं बताना नहीं चाहता, आप लिखेंगे, गृह कार्य है, ठीक है? हाँ, हमारे परिसर में कौन-कौन से सार्वजनिक शुभ सुविधाएँ हैं? सार्वजनिक कार्य कौन-कौन से हैं? इन पर हमें आपको विचार पूर्वक लिखना है, सोचना है। सोचेंगे, आँखें बंद करेंगे, तो स्वयं जो है हमें क्या-क्या दिख रहा है सार्वजनिक, आपको दिखाई देगा और आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। लिखना भी चाहिए, है ना बच्चों? इसी तरह हमारा यह पाठ अध्ययन, अध्यापन कार्य के अंतर्गत समाप्त हो रहा है और मैं आप लोगों से हमेशा अनुरोध करता हूँ, इस बार भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सभी हर हाल में यूट्यूब चैनल लाइक करें, पसंद करें। पीएमसी एजू हिंदी जो है स्टैंडर्ड 4 का, इसे आप नियमित देखें, वीडियो डाउनलोड करें, पढ़ें
और जो भी अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम हो ऑनलाइन का, उन्हें ज़रूर शामिल करें अपने आप में और स्वयं भी शामिल हों। अपने आप में इच्छुक हों, अवधान रखें, अभिरुचि नहीं उसमें, ज्ञान प्राप्त करें और इसी अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम के ही माध्यम से हम आप जुड़े हुए हैं। हमारे आपके नैतिक मूल्यों का भी विकास हो रहा है, अध्ययन अध्यापन कार्य हो रहा है और हमारी महानगर पालिका बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो डाउनलोड की है। आप सभी से अनुग्रह है कि आप सभी वीडियो जो है प्रतिदिन देखा कीजिए और भी बहुत सारी वीडियो चल रही है अध्ययन अध्यापन कार्य से संबंधित। उन्हें भी हमें आपको शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्ययन अध्यापन कार्य की गतिशीलता को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए, ज्ञानवर्धक बातों को सीखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आप सभी इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े। अध्ययन अध्यापन के अंतर्गत परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ सामूहिक जीवन के लिए व्यवस्थापन। मैं पुनः आप सभी को एक बार धन्यवाद कहता हूँ। ऐसे ही हमेशा जुड़ते रहिए अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम में। धन्यवाद।